बच्चों हमने कल के क्लास में क्या किया था, तो ग्रुप 18 एलिमेंट शुरू किया था। उस ग्रुप 18 एलिमेंट में क्या था, ये सारे नोबल गैस थे। तो उस नोबल गैस का हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा था, है ना। अब उसमें प्रॉपर्टीज में ही हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कि ये केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो किस तरह के केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो चलिए क्लास को हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जितने भी बच्चों नोबल गैस हैं वो सामान्यतः क्या होता है, इनर्ट होता है, मतलब किसी के साथ वो रिएक्शन नहीं करता है और न ही किसी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट होता है, भाग लेता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा करने के पीछे उसके निम्नलिखित कारण है। वो कौन कौन से कारण है? तो फर्स्ट कारण कह रहा है द एटम्स ऑफ नोबल गैसेज हैव कंप्लीटली फिल्ड NH2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन देयर वैलेंस शेल, कि उसका जो बाह्यतम कक्षा है, उस बाह्यतम कक्षा क्या है, वो पूरी तरह से भरा हुआ है। मतलब उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, और किसी भी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वह किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। वही काम नोबल गैस कर रहा है। इसके पास क्या आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास कोई जगह तो खाली है नहीं, तो इन कारणों से क्या करता हुआ, वह किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ये तो हो गया पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है? तो दूसरा कारण हो गया कि द नोबल गैसेस हैव एक्सेप्शनली हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी या हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वह आपको बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण से भी क्या होता है कि वह आपको केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन के प्रति जो आकर्षण है, उसका मान लो होता है। कि भाई केमिस्ट्री में आपको ये चीज जानना है कि अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी सबस्टांस इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण होता है तो वो क्या होगा, उसके साथ कंपाउंड बना लेगा। अगर वो उसके पास आकर्षण नहीं है तो क्या करेगा, कंपाउंड नहीं बना पाएगा। और ऐसे क्या होते हैं, आपको केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड का निर्माण होते हैं। तो यहाँ पर जो नोबल गैस के बारे में कहा जा रहा है कि नोबल गैस के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रति जो आकर्षण का जो वैल्यू होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब वो किसी इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षित होते ही नहीं है। तो ये जो बच्चों मैंने 3 पॉइंट बता दिया, इन तीनों बातों से यह निष्कर्ष निकल रहा है कि नोबल गैस आपको किसी के साथ अभिक्रिया करके कोई कंपाउंड नहीं बनाता है। क्यों? मैंने रीजन बता दिया कि पहला हो गया उसके पास कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, सॉरी कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। दूसरा हो गया कि उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। तीसरा हो गया कि उसका इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण ही नहीं है। इन तीनों कारणों से यह स्पष्ट हो रहा है कि वह आपको किसी के साथ कंबाइंड करके कंपाउंड नहीं बनाएगा। यह बच्चों 1962 ईस्वी से पहले तक यह बात चल रहा था। उसकी मतलब ये जो जैसे वैज्ञानिकों ने क्या किया, जो साइंटिस्ट ने रिसर्च करके कह दिया कि भाई ये कारण है, इन कारणों से क्या हो सकता है कि नोबल गैस किसी के साथ कंबाइंड नहीं करेगा और वो कोई कंपाउंड नहीं बनाएगा। 1962 इससे पहले ही बात था। और इसी कारण से क्या हो रहा था कि कोई भी साइंटिस्ट इसमें कोई प्रयास ही नहीं करते थे, कोई भी प्रयास नहीं करते थे। वो कह दिया तो लग रहा कि जैसे रामबाण हो गया, कि राम ने जो कह दिया वही बात हो गया, उसका कोई काट है ही नहीं। तो 1962 से पहले यही बात था और कोई वैज्ञानिकों ने इस पे कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन 1962 ईस्वी में क्या हुआ, बर्थलेट ने कुछ काम किया और उसका काम के कारण से क्या हो गया कि इसमें आपको क्रांतिकारी आ गए। और उसने क्या किया, जेनन का हाईली जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन और ऑक्सीजन, उसके साथ कंपाउंड बना दिया। जैसे उन्होंने क्या किया कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ जेनन ने कंपाउंड बना दिया, उसके बाद तो क्या हो गई, क्रिप्टन के भी कंपाउंड बनने की रिपोर्ट आने लगे, और भी जो है उस सब की रिपोर्ट आने लगा, इससे भी कंपाउंड बन सकते, इससे भी कंपाउंड बन सकते, ऐसा आने लगा। लेकिन 1962 से पहले क्या था कि लग रहा था कि भाई इसे बनाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि कारण मिल गया था उसको, तो ये कारण है कि ये नहीं बना सकता है। लेकिन क्या हुआ, 1962 इसमें बर्थलेट ने क्या किया, एक लैंडमार्क कायम कर दिया। उन्होंने एक ऐसी बात कह दी और उन्हें प्रूफ करके दिखा दिया कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, नोबल गैस भी क्या करेगा, आपको कंपाउंड बनाएगा आपको। और उन्होंने दिखा दिया कि देखो भाई, ये नोबल गैस में जो हो गया आपको कौन, तो जेनन हो गया। इसको हम क्या कर रहे हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हम क्या कर रहे हैं, तो जेनन ऑक्साइड, जेनन ऑक्सीफ्लोराइड बना रहे हैं। और उसके बाद क्या हो गया कि क्रिप्टन के भी रिपोर्ट आने लगे। तो इस तरह से क्या हो गया, ये जो मिथ था कि जेनन के कंपाउंड मतलब नोबल गैस से कंपाउंड नहीं बन सकते हैं, वो भी बनने लगे।
ठीक है। तो अब देखो हम लोग बात करेंगे कि इसके कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कंपाउंड ऑफ जेनन विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। बर्थलेट ने क्या किया, ये जो मिथ था 1962 ईस्वी से पहले कि नहीं बन सकता है, उसको खत्म कर दिया और बना के दिखा दिया। कैसे देखते हैं। तो कहा कि जेनन फ्लोरीन कंपाउंड क्या हुआ, जेनन फॉर्म्स 3 फ्लोराइड। जेनन क्या करे, 3 फ्लोराइड बनाते। कौन कौन, XeF2, XeF4 एंड XeF6। इस तरह से 3 कंपाउंड बनाते हैं। और ये कैसे बनते हैं, तो देखिए कहा कि दीज कैन बी ऑब्टेन बाय डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन जेनन एंड फ्लोरीन। दोनों को क्या किया उन्होंने, दोनों को आपस में इंटरेक्शन करवा दिया। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखा उन्होंने, अंडर एप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, कि उसके लिए जो उपयुक्त एक्सपेरिमेंटल कंडीशन होना चाहिए वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन दे दिया उन्होंने, और दोनों को कंबाइन करवा दिया। जैसे वो दोनों को कंबाइन करवाते हैं तो वहां से क्या हो गया आपको, तो इस तरह से कंपाउंड बनने शुरू होते हो गए। जेनन को जैसे ही डाइफ्लोरीन के साथ उन्होंने क्या किया, कंबाइन करवाया, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जेनन को एक्सेस मात्रा में लिया, प्रोडक्ट दे दिया, जेनन डाइफ्लोराइड दे दिया उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया, जेनन को डाइफ्लोरीन के साथ उन्होंने कंबाइन करवा दिया। यहां पर अनुपात जो लिया गया 1.1:5 के रेशियो में लिया गया दोनों को, तो तुरंत क्या होता है, जेनन टेट्राफ्लोराइड बन जाता है। फिर उन्होंने क्या किया आपको, तो जेनन को ट्राइफ्लोरीन के साथ उन्होंने कंबाइन करवा दिया। तो जैसे कंबाइन करवाता है तो क्या हो गया आपको, वहां से जेनन हेक्साफ्लोराइड बन गया आपको। यहां पर उन्होंने क्या किया, 1:20 का रेशियो लिया। तो जैसे उन्होंने 1:20 का रेशियो लिया तो वहां से क्या दिखता है, जेनन हेक्साफ्लोराइड बन जाता है। तो इस तरह से क्या किया उन्होंने, 1962 ईस्वी से पहले जो मिथ हो गया था कि नोबेल गैस कंपाउंड नहीं बनाते, किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, उस मिथ को क्या किया इन्होंने, बर्थलेट ने तोड़ दिया। और उन्होंने क्या किया, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, उसके साथ कंपाउंड उन्होंने बना करके इस तरह दिखा दिया आपको। इसी तरह से इसके कुछ प्रॉपर्टी भी उन्होंने बताया। ये जो जेनन डाइफ्लोराइड है, जेनन टेट्राफ्लोराइड है, जेनन हेक्साफ्लोराइड है, ये सब के सब कैसे होते हैं आपको, तो रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कैसे होते हैं, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और ये क्या होता है, 298 केल्विन पे क्या होता है, सबलाइम कर जाता है। सबलाइम का मतलब तो आप जानते ही होंगे क्या, कि सॉलिड को जैसे गर्म करेंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में नहीं जाएगा। तो ये भी कैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं आपको, तो यह आपको ऐसे ही होते हैं, सबलाइम कर जाते हैं, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में जाते ही नहीं है। कब, 298 केल्विन पे, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा हो गया, दे आर पावरफुल फ्लोरीनेटिंग एजेंट। ये क्या होता है आपको, पावरफुल फ्लोरीनेटिंग एजेंट का काम करता है आपको। नेक्स्ट हो गया, दे आर रेडियली हाइड्रोलाइज इवन बाई ट्रेसेस ऑफ वाटर। ट्रेस मतलब हो गया अल्प मात्रा में, कहीं से भी थोड़ा सा ही पानी मिलेगा तो उसमें क्या होता है, वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। हाइड्रोलाइज मतलब क्या होता है, पानी मिलने पर पानी में वो टूट जाता है। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा ही मात्रा, ट्रेस मतलब अल्प मात्रा में, थोड़ा सा भी कहीं से पड़ गया ना तो क्या होगा, वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं आपको। जैसे देखो यहाँ पे क्या ले लिया हमने, यहाँ पर हमने जेनन डाइफ्लोराइड ले लिया, और जैसे पानी डाला हमने तो क्या हो गया, ये जेनन और हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन में ये क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, हाइड्रोलाइज हो गया आपके। ये हो गया आपको। दूसरा जो कंपाउंड बनाता है, ये बनाता है आपको, वो हो गया जेनन ऑक्सीजन कंपाउंड। ठीक है, अब ये कैसे बनाएंगे, तो क्या कहते हैं, ऑक्साइड एंड ऑक्सीफ्लोराइड ऑफ जेनन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लोराइड, कि इसके ऑक्साइड और ऑक्सीफ्लोराइड दोनों बनते हैं। कैसे, तो हम फ्लोराइड के साथ जैसे जेनन को हम ट्रीट करेंगे हम, तो वहां से आपको यह प्राप्त हो जाते हैं। अब जैसे देखो हम बनाते हैं यहाँ पर जेनन ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं किसको, जेनन टेट्राफ्लोराइड और जेनन हेक्साफ्लोराइड को। जैसे हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वहां से क्या होगा, आपको ये प्राप्त हो जाएगा, जेनन ट्राइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया जेनन टेट्राफ्लोराइड ले लिया हमने, और उसको क्या किया हमने, हाइड्रोलाइज कर दिया। जैसे हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो वहां से क्या हो गया, आपको ये कंपाउंड बन गया आपको। ठीक है, जेनन ट्राइऑक्साइड बन गया आपको। इसी तरह से हमने ले लिया जेनन हेक्साफ्लोराइड ले लिया हमने, और जेनन हेक्साफ्लोराइड को जैसे हमने हाइड्रोलाइज किया तो यहाँ से क्या होता है, जेनन ऑक्सीफ्लोराइड बन जाते हैं। आप देखो ना, जो मिथ था, मिथ खत्म हो गया कि वो भी क्या होते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, जब क्या हो, एप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन हो। ये हो गया आपको। इसी तरह से सेकंड देखिए आप, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस अगर करेंगे हम जेनन हेक्साफ्लोराइड को, तो वहां से क्या देगा आपको, ऑक्सीफ्लोराइड देगा। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन भी उसमें आ जाएगा और फ्लोरीन भी आ जाएगा। जैसे देखो जेनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, जेनन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, ये कंपाउंड आपको देते हैं। अब कैसे करेंगे इसको, तो हमने क्या किया, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर दिया। मतलब ये जो जेनन आप देख रहे हो हेक्साफ्लोराइड है, इसको आंशिक हाइड्रोलाइसिस मतलब पूरी तरह से हमने उसको पानी में नहीं घुलाया, हल्का सा घुलाया,
तो जैसे हल्का सा घुला दिया हमने तो क्या होगा, आपको जेनन ऑक्सी फ्लोराइड बना लेता है आपको। इसी तरह से देखो आपको ये जेनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड बनाया और फिर हमने पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो क्या होगा, जेनन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड बना लेता है आपको। तो इस तरह से क्या होता है, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करने पर आपको जेनन आपको ऑक्सी फ्लोराइड देते हैं। इसी तरह से कराया कि जेनन ऑक्सी फ्लोराइड क्या होते हैं आपको, तो कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड, एक्सप्लोसिव विस्फोटक, तुरंत बम की तरह बूम, एंड हैज अ पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका। ये हो गया। इसके अलावा करा कि जेनन ऑक्सीफ्लोराइड इज कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड। अब ये जेनन ऑक्सीफ्लोराइड कैसे होता है आपको, तो रंगहीन आपको उड़नशील क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, एंड हैज अ स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। और इसका क्या होता है, देखो जेनन ऑक्सी ट्राइफ्लोराइड का होता है आपको, जेनन ट्राई ऑक्साइड का होता है आपको पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और जेनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड क्या होता है आपको स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। ये सब पॉइंट को भूलिएगा नहीं, जितने भी आपको इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते रहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, स्ट्रक्चर पूछेगा आपसे कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आपको ये सब बताना होता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, इस सबको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे करा कि जेनन स्ट्रक्चर ऑफ जेनन कंपाउंड, जेनन कंपाउंड के स्ट्रक्चर कैसे होंगे, तो कहा द स्ट्रक्चर ऑफ जेनन कंपाउंड कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, क्या है यह, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VSEPR। इस सब कोई फुल फॉर्म याद रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ देगा पता नहीं, है ना। तो ये VSEPR थ्योरी हो गया। इसके कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पर बस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर सब ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखो बच्चों, ये हो गया जेनन डाइफ्लोराइड हो गया, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, और ये कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं। वहीं पर देखो ये हो गया आपको जेनन टेट्राफ्लोराइड हो गया, आपको यह क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। इसी तरह से हो गया आपको जेनन हेक्साफ्लोराइड हो गया, आपको यह कैसा होता है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। इसी तरह से हो गया जेनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, इसका कैसा होता है, स्क्वायर पिरामिड, अभी बताए थे ना। तो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। और जेनन ट्राइऑक्साइड देखो आपको पिरामिडल स्क्वायर स्ट्रक्चर होता है आपको। तो इस सारे स्ट्रक्चर को आप याद रखोगे क्योंकि बात समझ गए ना, गुड, तो पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके यूजेज के बारे में, मतलब ये जो नोबेल गैस हो गया आपको, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, इन सब का यूज कहाँ किया जाता है, तो इसके यूजेज को पढ़ेंगे और चैप्टर तो फाइनल होने वाला है, समझे, गुड। अब देखो हीलियम क्या है, तो कहा कि इट इज अ नॉन इन्फ्लामेबल एंड लाइट गैस। यह क्या होता है, अदहनशील, मतलब इसमें आग नहीं लगता है ना, और हल्के गैस होते हैं। हेंस इट इज यूज इन फिलिंग बैलून्स, इसी कारण से इसका इस्तेमाल बैलून में भरने में करते हैं। फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, अब ये मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन क्या होता है, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मतलब हो गया कि मान लीजिए कहीं का पहाड़ी इलाका में चले गया, वहां पर आपको वहां के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो आप क्या करोगे, ये जो हीलियम गैस का बैलून है उस पर आप बैठ करके, या मान लीजिए आप देखो आ गया गूगल बैलून्स आ गया, तो गूगल बैलून्स में भी क्या होता है, ये भर दिया जाता है हीलियम गैस, और उसमें क्या क्या आता है, आपको वाईफाई हॉटस्पॉट दे दिया जाता है, और फिर क्या होता है, बैलून छोड़ दिया जाता है, और फिर क्या होता है, वो आपको उस एरिया में क्या होता है, आपको वाईफाई के द्वारा नेटवर्क प्रोवाइड करवाते हैं आपको। तो उन सब के जगह पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इट इज ऑल्सो यूज इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, जो पावर रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, वहां पर क्या किया जाता है, गैस कूल्ड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा करा है कि लिक्विड हीलियम, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 4.2 केल्विन होता है, फाइंड यूज इन क्रायोजेनिक एजेंट फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट्स एट लो टेम्परेचर, कि बहुत कम टेम्परेचर पर आप मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट काम करेंगे, तो वहां पर क्रायोजेनिक एजेंट के रूप में क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कहा कि इट इज यूज टू प्रोड्यूस एंड सस्टेन पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट विच फॉर्म एन इसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न NMR स्पेक्ट्रोमीटर्स एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI
सिस्टम फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस। आप जाओगे हॉस्पिटल में, किसी का हड्डी टूट गया, किसी का कुछ भी हो गया, मान लीजिए किसी का पेट का ऑपरेशन करवाना है, ब्रेन का ऑपरेशन करवाना है, या मान लीजिए उसका एक्सरे करवाना है, तो बाकी वहाँ बहुत सारे मशीन लगे हुए होते हैं। उस मशीन का नाम होता है आपको NMR होता है, MRI होता है, बहुत सारे मशीन सब होते हैं। तो ये सारे जो मशीन बने होते हैं, यह किस पे काम करता है? यह मैग्नेट पे काम करता है, कि मैग्नेट के द्वारा क्या होता है, वो पता चल जाए कहीं पे ब्रेन ट्यूमर है, कहीं पर क्या ब्लड क्लॉटिंग हो गया है, क्या हो गया है, पता नहीं चलता है ना ऐसे कि कहाँ पे वो ब्लड क्लॉटिंग हो गया, ब्रेन में कहाँ पे ट्यूमर हो गया, कैसे पता लगेगा आपको? तो उन सभी को पता करने के लिए क्या होता है, ये मशीन का खोज किए गए हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, हीलियम का उपयोग किया था। कैसे? तो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के रूप में क्या होता है, इसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हीलियम के उपयोग हो गया आपको। अब इसी में एक और बचा हुआ है, कहा कि इट इज यूज ए डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न ड्राइविंग apparatus बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड। मैंने आपको पढ़ाया था सेकंड चैप्टर में कि जो आपको समुद्र में जो आते हैं लोग, है ना, जिसको एस्क्वायर डाइवर कहते हैं, वो समुद्र में गोता लगाने जाते हैं, तो मान लीजिए तो सांस तो ले नहीं पाएगा ज्यादा देर, और तो मछली तो है नहीं कि गल्फर होगा उसके पास, क्या होगा, पानी में से ऑक्सीजन लेकर के दे लेगा वो। तो वहां पर वो क्या होते हैं, अपने साथ अपने पीठ पे क्या होते हैं, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर ले जाते हैं। उस सिलेंडर में क्या होता है आपको, तो शुरुआत में क्या होता था, उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भर के ले जाते थे। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होता था, जैसे अंदर में जाते थे तो क्या होता, ऑक्सीजन का तो इस्तेमाल करते रहता था वो, और उसका इस्तेमाल बायो केमिकल प्रोसेसिंग हो गया आपको। लेकिन नाइट्रोजन होता था, जैसे समुद्र के अंदर में चले गए तो वहां पर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर होने के कारण से क्या होता था कि नाइट्रोजन ब्लड में घुल जाता था, और जैसे फिर ऊपर आता था तो वो जो घुला हुआ था वो बुलबुला के रूप में निकलने लगता था। जैसे आप देखो ना कि कोका कोला खोलते रहते हो या मान लीजिए कुछ भी खोलते रहते हो, तो क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ता है। तो जैसे मान लीजिए बोतल में है तो आपको खाली पानी की तरह नजर आता है, लेकिन मुन्ना खोलते तो क्या होता है, बुलबुला की तरह निकलने लगता है, झाग फेंकने लगता है। वैसे क्या होता है, हाई प्रेशर पर जैसे ही समुद्र के अंदर में जाता है तो वहां पर क्या होता है कि वो जो नाइट्रोजन है वो ब्लड में घुल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो ऊपर आते हैं तो वो नाइट्रोजन का बुलबुला क्या होता है, ब्लड वेसल से निकलना शुरुआत हो जाते हैं, क्योंकि उसमें घुला हुआ था। अब जैसे वो बुलबुला आपको ब्लड वेसल में भर गया तो क्या हो जाएगा, आपको वो ब्लड को मूव नहीं करने देता है। तो इस तरह से समस्या उत्पन्न हो जाती थी। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए क्या किया गया, अब वहां पर नाइट्रोजन गैस का उपयोग नहीं किया जाता है, अब वहां पर हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अब हीलियम क्या होता है, वो आपको हाई प्रेशर हो या लो प्रेशर हो, ब्लड में घुलता ही नहीं, वैसे ही रह जाता है आपको, है ना। तो जिसके कारण से क्या होता है, अब वो जो सिलेंडर पीठ पे लदा हुआ होता है वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन और उसमें डाइल्यूएंट के रूप में क्या होता है, आपको ये हीलियम मिला दिया जाता है, ताकि वो जो स्क्वाड डाइवर है, जो समुद्री गोताखोर है, वो जब समुद्र में जाए कुछ रिसर्च करने के लिए, कुछ खोजने के लिए, तो उसको बीमारी ना हो। ब्लड में क्या होता था उसको, तो इस तरह से बुलबुला बन जाता था, बुलबुला भर गया, पूरे ब्लड में भर गया, वो ब्लड का सप्लाई नहीं रुक जाता था शरीर में, कभी कभी तो मर भी जाते थे वो, ये समस्या हो जाता था उनको। तो उन समस्याओं से निजात पाने के लिए क्या किया गया, तो उसका इस्तेमाल वहां पे किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करेंगे हम नियोन के उपयोग के बारे में। तो नियोन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कहा कि इट इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, कि इसका इस्तेमाल डिस्चार्ज ट्यूब के रूप में किया जाता है। आपने पढ़ा था 11th में ना, सेकंड चैप्टर में बताया था मैंने, डिस्चार्ज ट्यूब, जहाँ से है ना आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज किया गया था, याद करना आप। तो वहां पर डिस्चार्ज ट्यूब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फ्लोरेसेटिंग ट्यूब, फ्लोरेसेंट जो बल्ब होता है, जो देखते हो ना बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के लिए देखोगे लगे हुए होते, फ्लैक्स में लगे होते हैं, बल्ब लगे होते हैं, तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नियोन बल्ब्स आर यूज्ड इन बोटेनिकल गार्डन, इन ग्रीन हाउसेज, जो हरित गृह होते हैं वहां पर बोटेनिकल गार्डन में किया जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, नियोन बल्ब का उपयोग वहां पर उस बोटेनिकल गार्डन में, मतलब वहां पर जो साग सब्जी उगाते रहते हैं, उस साग सब्जी में क्या हो, मान लीजिए ये ठंडे प्रदेश में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, कि जहाँ पर क्या होता है आपको सूरज की रोशनी बहुत कम मिलता रहता है, मान लीजिए दिन के समय में 1-2 घंटे आते रहते हैं, कभी कभी तो वो भी नहीं आते रहते। तो वहां पर पेड़ पौधे जो लगाएंगे, साग सब्जी जो लगाएंगे, तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे कर पाएगा, आपको नहीं ना कर पाएगा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लाइट मिलना चाहिए उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और लाइट मिलेगा नहीं तो कैसे करेगा वो। तो उस जगहों पर क्या किया जाता है आपको, तो ये जो नियोन बल्ब है, उस नियोन बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आपने क्या किया, तो खेत का आपने उसमें कोई सब्जी लगा दिया, कोई फसल लगा दिया, और उसके चारों तरफ क्या होता है, बल्ब लगा दिया जाता है, नियोन बल्ब। अब वो नियोन बल्ब क्या होगा, सूरज रहे ना रहे, वो क्या हुआ, वहां से जो लाइट निकलती है, उस लाइट से क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस कर लेता है, और वो आपको साग सब्जी दे देता है। तो इसका उपयोग वहां पर बोटेनिकल गार्डन में किया जाता है, कहाँ पर, ग्रीन हाउसेज में।
ये इसके उपयोग है। अब आर्गन का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? तो आर्गन का उपयोग बच्चों क्या आता है कि इसका उपयोग हम लोग इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने में। इनर्ट एटमॉस्फेयर मतलब क्या हो गया कि जहां पर कोई भी सबस्टांस एक दूसरे के साथ रिएक्शन ना करता हो, वैसा एटमॉस्फेयर बनाने में हम लोग क्या करते हैं? तो आर्गन का इस्तेमाल करते हैं। कब? इन हाई टेम्परेचर मेटलर्जिकल प्रोसेस, कि जहां पर आप धातु कर्म की प्रक्रिया कर रहे हो, मेटल को एक्सट्रैक्शन करने का प्रोसेस कर रहे हो, वहां पर आपको क्या होना पड़ता है? तो इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है। आप मेटल एक्सट्रैक्ट करें, अब मान लीजिए वो इनर्ट नहीं होगा तो क्या होगा? क्योंकि बाहरी चीजों से वो अट्रैक्ट हो जाएगा और उसको क्या होगा? रस्टिंग हो जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट बन नहीं पाएगा ना। तो वहां पर क्या किया जाता है? आपको इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने के लिए आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो आप बल्ब इस्तेमाल करते हो, लाल वाला देखे ना, लाल वाला बल्ब, उसमें क्या होता है आपको? तो आर्गन भरा जाता है आपको। तो ये हो गया आपको। इसके अलावा इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? तो करा है कि लेबोरेटरी में हैंडलिंग सबस्टांस दैट आर एयर सेंसिटिव, कि जो सबस्टांस हवा के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, तो वहां पर क्या किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्योर आर्गन का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा मतलब कलर, बताए थे क्रोमेटोग्राफी आपको 11th में, है ना। आपको यहाँ पर भी 5th चैप्टर पढ़ाए थे हमने क्रोमेटोग्राफी, उसको याद करना। वहां पर भी क्या करते हैं हम लोग? प्योर आर्गन का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया आपको। अब बात करेंगे हम क्रिप्टन और जेनन का। तो दीज गैसेज आर यूज्ड फॉर फिलिंग इनकैंडेसेंट मेटल फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। करा कि एक इनकैंडेसेंट फिलामेंट, जो इनकैंडेसेंट मेटल फिलामेंट है ना, ये एक तंतु की तरह होता है। जिस तरह से क्या होते हैं आपको लाइट में जो मेंटल होता है ना, उसी तरह से आपको इलेक्ट्रिक बल्ब में भी बोले होते था। उसमें क्या किया जाता था? तो ये इसको भरने में किया जाता था। इसके अलावा क्रिप्टन जेनन के जो मिक्सचर होते हैं, उसका इस्तेमाल आपको जो फ्लैश बल्ब है, जहां पर हाई स्पीड फोटोग्राफी होता है, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जेनन का इस्तेमाल हम लोग रिसर्च में, लेबोरेटरीज फॉर डिटेक्टिंग मेसन के डिटेक्शन में क्या करते हैं हम लोग? तो वहां पर जेनन का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा अब जो बच गया लास्ट आपका रेडॉन, उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो कहा रेडॉन हैज बीन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। किसी को कैंसर हो गया तो उसके इलाज में क्या किया जाता है? आपको रेडॉन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो गेनिंग इंपोर्टेंस इन रेडियो एक्टिव रिसर्च, कि जो रेडियो एक्टिव रिसर्च होते हैं वहां पर भी क्या होता है आपको? तो इसके उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा रेडॉन का इस्तेमाल हम लोग एक्सरे फोटोग्राफी में करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ फ्लोज इन मेटल एंड अदर सॉलिड, कि कोई दूसरा सॉलिड प्रवाहित हो रहा है या मेटल प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है, तो वहां पर हम लोग डिटेक्शन करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा टैंक बना हुआ होता है, उसमें क्या होता है? मेटल फ्लो करते रहते हैं लिक्विड फॉर्म में। अब मान लीजिए कहीं पर लीकेज होगा आपको, तो वहां पर पता कैसे लगाएंगे हम? तो वहां पर वो पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? तो इस एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है, जो रेडॉन से ही बनते हैं, तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसे अधिक नंबर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए। कहीं पर भी आपको दिक्कत हो तो सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है ना। नहीं तो आप ऊपर में जो आई बटन है उस पर क्लिक करिए और आपको मिल जाएगा, या आप जब वीडियो खत्म होगा तो वहां पर आपको एक मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने से क्या होगा? आपको जितने भी सारे वीडियोज होंगे वो सारे एक एक करके आपको प्ले होना शुरुआत हो जाएगा। आप देखना कि लेफ्ट साइड में क्या होगा, आपको आगे होंगे ऊपर में, उस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा? आपको सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या करो, क्लास को पढ़ो, समझो और तैयारी करो आप, ताकि आपका अच्छे से हो जाए। और एक जरूरी बात है, आपको क्या होगा, ये जो संडे आने वाले हैं उस संडे को क्या करने वाले हैं हम आपका? तो ऑब्जेक्टिव का टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें क्या होगा? आपको 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे, जो सारे के सारे क्या होगा? यूट्यूब पर ही आपको क्या होगा? लाइव डिस्कशन के साथ वो चलेगा आपको संडे को 12 बजे। ठीक है, तो 12 बजे हम क्या करने वाले हैं? आपको तो लाइव डिस्कशन करने वाले 100 ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, जिसका लिंक आपको है ना आज या कल आपको मिल जाएंगे, और जिस लिंक के थ्रू क्या कर सकते हो आप? तो संडे को 12 बजे क्या कर सकते हो आप? लाइव क्लास में आप अटेंड कर सकते हो, जहां पे हम क्या करने वाले हैं? इस चैप्टर के 100 ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्या होते? VVI होंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं, गारंटीड आने ही आने हैं। तो आप क्या करोगे? उस दिन आप क्लास को एकदम अटेंड करोगे, याद रखना संडे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पढ़िए और चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। कहीं भी दिक्कत हो रही हो
तो नीचे कमेंट बॉक्स में क्या करने का, प्रॉब्लम बताने का, मैं यहाँ से सलूशन बताने का, बात समझने का। ओके, बात समझ जाइए और मेरा मंत्र याद रखिएगा, है ना, कि नो प्रचार, नो बकवास, ओनली क्लास। ठीक है, तो बच्चों आप लोग पढ़ते रहो, समझते रहो, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ठीक है, तो मिलेंगे अब अगले बार सोमवार को ही। ठीक है, तो सोमवार तक आप लोग तैयारी करो, संडे की तैयारी करो और पढ़ाई करो। सोमवार से फिर क्या करेंगे हम, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है DNF ब्लॉक एलिमेंट, उसको शुरुआत करेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।